बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप इस मंच पर मेरे साथ शामिल हुए हैं। मोहसिन जी, शुरुआत तो आप ही से करनी पड़ेगी। क्या इस बार के चुनाव में कम से कम 20% आबादी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के लिस्ट में नजर आएगी कहीं पर, 1 या 2 नंबर में? मतलब 10 तो मैं जा ही नहीं रहा हूँ, 1 या 2 नंबर में भी नजर आए तो क्या मोहसिन भाई हमको नजर आएंगे विधानसभा के चुनाव के लिस्ट में, उम्मीदवारों के लिस्ट में कहीं नजर आएंगे? देखिए, हमें नेतृत्व जो है वो प्रतिनिधित्व देता है जब हम सत्ता में आते हैं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी हैं, हमारे लिए सब भारतीय हैं। अगर कोई अपने को 20% में सीमित कर लेता है तो ये उसकी कमी है, लेकिन हम किसी भी योजना में भेदभाव तो नहीं करते। अगर हम करोड़ों मकान देते हैं तो उसमें हम नाम पूछकर नहीं देते हैं, पात्रता के आधार पर देते हैं। तो आदरणीय मोदी सरकार ने सबको दिया, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी सरकार ने सबको दिया। अब अगर कोई इस पर प्रश्न खड़ा करता है, कोई अपनी 20% की राजनीति में अपनी रोटी सेकना चाहता है, तो 20% की राजनीति वाले लोग आपको बता पाएंगे। हम तो 100% की राजनीति करते हैं, देश हित की राजनीति करते हैं, देश के लोगों के लिए और उनके हितों के लिए काम करते हैं। कोई भी कल्याणकारी योजना होती है 142 करोड़ लोगों के लिए बनती है, खाली किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी मत के लिए नहीं और किसी पंथ के लिए नहीं बनाते हम। तो इसलिए ये सोचना उन्हें होगा जो लोग 20% की राजनीति से सहमत हैं। अभी बच्चे हमारे सामने नौजवान बैठे थे, मैं आ रहा था तो क्या ये जो नारे लगा रहे थे, ये क्या पहली बार लगाना पड़ रहे हैं इनको इतनी जोर देकर? इनको किसी ने रोका है क्या? ये तो AIMIM के लोग बताएंगे क्या पहली बार इनको लगाने के लिए रोका गया? और ये मंच सुन लीजिए, मैं बताना क्या चाहता हूं, ये वही राम का देश है जहां पर मोहम्मद साहब का सम्मान होता है। इनको नहीं पता है तो हम कैसे बताएं? ये इनको समझना होगा, इनके नेताओं को समझना होगा। इनको 20% में बांट कर वो अपनी रोटी तो सेक रहे हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलने वाला। जैसे 60 साल कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया था, जैसे समाजवादी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बनाया 4 बार, ऐसे ही वो भी आ गए हैदराबाद से, उन्हें भी लगा कि यार ये तो बिल्कुल असहाय लोग हैं जिनको हमने पढ़ने लिखने दिया नहीं है, लिहाजा क्या करेंगे, ये नारे तो लगाएंगे, नारे लगवाओ इनसे। तो नारे लगाने के लिए भेज दिया। लेकिन मोहसिन भाई यहाँ पर ये तो कोई बात नहीं हो सकती ना कि राज्य की योजनाएं हम सभी को दे रहे हैं, नाम पूछ कर नहीं दे रहे, कोई उपकार थोड़ी कर रहे हैं। राज्य सरकार है, जो मतदाता है, जो उत्तर प्रदेश का रहवासी है, उसको सबको मिलना चाहिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सरकार ने कितना बड़ा काम कर दिया कि भाई सभी को, मुसलमानों को भी दे रहे हैं, इनको भी दे रहे हैं। नहीं, सरकार की योजनाएं सभी को मिलनी चाहिए, सबको दे रहे हैं साहिल जी। सवाल यहाँ पर यह होता है कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या 20% आबादी को भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है या नहीं देना चाहती? क्यों नहीं हम देते हैं? क्यों नहीं मोहसिन रजा हमें दिखाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी मिनिस्टर बनाया, उन्नाव से क्यों नहीं वहां पर चुनाव लड़ते हुए? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। हमारे को अगर वोट की आप बात कर रहे हैं तो हम वोट बैंक किसी को नहीं बनाकर चलते, हम नीतियों को लाकर सामने रखते हैं, उसका क्रियान्वयन करते हैं और तय करने का काम जनता जनार्दन का होता है। जो 27 में करेगी, 17 में किया, 22 में किया, 27 में करेगी, तो 27 में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये जो 20% की राजनीति जो आप बात, मैं उस पर इसलिए जाना चाहता हूं क्योंकि हम इनके लिए, इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर, इनको समझना होगा। ऐसे ही मुख्तार अब्बास नकवी, ऐसे ही शहनवाज हुसैन और तमाम हमारे नेता हैं, सब हैं। कहाँ है वो? सब पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। कहाँ है वो? सब पार्टी के वरिष्ठ। देखिए क्या है, आपने देखा सबको नेतृत्व मिला है, कोई ये नहीं कह सकता अभी भी राज्यसभा से लेकर और उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हमारे पास, हमने लड़ाया नहीं है। हम लड़ाने का काम नहीं करते, हम नेतृत्व देने का काम करते हैं। लड़ाने का काम तो ये लोग करेंगे ना। किस तरीके से लड़ते? देखिए, हमने कहा 80-20 की बात आप कर रहे हैं, हम 20% वो लोग हैं जो हमारे साथ ना आकर फिर भी हम लाभ दे रहे हैं, लेकिन हम उनसे कहना चाहते हैं कि उन्हें विचार करना होगा कि कांग्रेस एक जमाने में, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, या उससे पहले संघ की बात कर लें, सरकार तो कांग्रेस के साथ, साहिल जी, आपको वोट दे या ना दे, आपको तो लाभ देना होगा। सरकार की जिम्मेदारी है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो सरकार की जिम्मेदारी है वो तो उनको करनी पड़ेगी। भाई योजना किसी की निर्वाह, भले आपको वोट दे या ना दे, हम उसका निर्वाह करते हैं। हमें वोट दे ना दे, यही तो आदरणीय मोदी जी ने कहा, यही आदरणीय योगी जी ने कहा कि हम भेदभाव नहीं करते, हमें वोट दे या ना दे, हम योजना का लाभ देते हैं। भेदभाव का आरोप तो आप पर लगा रहे हैं, भेदभाव का आरोप तो आप पर लगा रहे हैं। प्लीज ऐसे नहीं होगा, मैं छोड़ देता हूं, आप आके बैठ जाइएगा। ऐसे नहीं होगा, वो बात कर रहे हैं, उनको बात करने दीजिए प्लीज। आपके रिप्रेजेंटेटिव यहां पर बैठे हुए हैं, वो बात करेंगे, नीचे से काम नहीं चलेगा। प्लीज जी डॉक्टर खान जी, सवाल पूछिए। पूछ रहे हैं ये कह रहे हैं कि 80-20 की बात इसलिए होती है क्योंकि भेदभाव की कोशिश समाजवादी पार्टी करती है, ये उनका आरोप है। ये भेदभाव करके दिखा दे। ये जो अभी योजना बताए थे ना, सबको हम देते हैं, सबको हम लेते हैं,
अपने घर से लाए थे क्या? सफीपुर से बेच के सड़क आए थे, अपना खेत बेच के आए थे क्या? संविधान कहता है कि अगर योजना सरकार की है जिसमें सारे टैक्स पेयर का पैसा होता है, हमारा भी पैसा होता है, आपका भी पैसा होता है, इनका भी पैसा होता है, अगर ये मजाक उड़ाना चाहते हैं टैक्स पेयर का तो उड़ाएं। इनको 2024 में समाजवादी पार्टी ने हाफ कर दिया, हाफ। उत्तर प्रदेश में बैसाखी के वजह से ये केंद्र सरकार में बैठे हैं और 2027 में इनको साफ कर देंगे, साफ। ये इस लायक नहीं रहेंगे कि बोल पावे कि हम सबको देते हैं। सबका सम्मान होना चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए, सब जात धर्म की बात करनी चाहिए। कैसे साफ करेंगे जब आपकी पार्टी भी अब 80 लोगों की बात करने लगी है? नहीं, किसने कहा? अगर समाजवादी पार्टी सनातनी बन गई तो डॉक्टर खान उस पार्टी में क्या करेंगे? नहीं, किसने कहा ये? अरे खुद कह रहे हैं वो। नहीं, कौन कह रहा है? खुद समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम कुछ नहीं, कोई सनातनवादी नहीं कह रहा, पार्टी। 80-20 कोई नहीं कह रहा। समाजवादी सबके साथ चलने की बात कह रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी का स्पोक पर्सन हूं। मैं कह रहा हूं कि सभी जात के धर्म के लोगों को, सभी जात बिरादरी को लेके समाजवादी पार्टी चलेगी। शौकत अली, सुना आपने? देखिए, मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात सुनी नहीं। यकीनन अखिलेश यादव ने इस बात को कहा है कि जो सनातनी है वही समाजवादी है। तो अब डॉक्टर साहब को फैसला करना है कि सनातनी है या क्या है। दूसरी चीज़ रह गई मोहसिन भाई की, जो इन्होंने कहा अपनी पार्टी के बारे में कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर के हमारी पार्टी काम करती है। मोहसिन भाई से मेरा एक सवाल है कि मोहसिन भाई, कल संभल के अंदर असमौली में एक कब्रिस्तान की ज़मीन पर ईदगाह थी और उस ईदगाह को तोड़ दिया गया। क्या वो ईदगाह आपकी थी या नहीं थी? या तोड़ दिया तो क्यों? चूंकि कब्रिस्तान की ज़मीन थी, वो गवर्नमेंट की लैंड तो थी नहीं। कब्रिस्तान की ज़मीन पर ईदगाह रहेगी ना रहेगी, यह हमारा धार्मिक और शरई मामला है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको तोड़ दिया। संभल के अंदर सरकारी जमीन थी, सरकार का कहना है सरकारी की जमीन पर ईदगाह बनाएंगे तो कब्रिस्तान की जमीन थी, सरकार का कहना है कब्रिस्तान की जमीन पर मस्जिद बनेगी नहीं बनेगी, ये हमारा अपना मामला, ये शरई मामला है। दूसरी चीज, आपने वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया। अब उन जमीनों का क्या होगा जो 100 साल पुराने कब्रिस्तान या मसाजिद या आशूर खाने और भी चीजें, क्या होगा? अभी आपने संभल में एक और मस्जिद को तोड़ दिया, आप बोल करके कि जो है ये इलीगल है। तो आप वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म करके जो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम से थी, आप उसको चोरी के रास्ते से एसआई को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये कौन सा सबका साथ? दूसरी चीज़ ये है कि अगर खुदा न खास्ता एक वक्फ में 2 लाख रजिस्टर वक्फ की प्रॉपर्टीज थी, 2 लाख उत्तर प्रदेश के भीतर, उत्तर प्रदेश के भीतर। उसमें से 1,75,000 जो आंकड़ा कहता है, 1,27,000 सिर्फ उतने ही बचे हैं। तो वैसे ही जो वक्फ के नाम पर रजिस्टर, वक्फ बाय यूजर तो छोड़ दीजिएगा, जो यूज नहीं कर रहा था वो लेकर चले गए। उसको खत्म करके हमारी उस प्रॉपर्टी को लूटना चाहती है सरकार। और जो हो रहा हो पहले 75,000 जो लूटी गई है उसका क्या होगा? उस पर कोई क्यों नहीं बात करता है? देखिए, ये देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ आप उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं वक्फ बाय यूजर को गवर्नमेंट क्यों खत्म करना चाहती है? ठीक है, मोहसिन जी जवाब दीजिए, सरकार के नुमाइंदे आप, क्यों वक्फ बाय यूजर खत्म करना वक्फ को लेकर बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, वक्फ को लेकर मैंने आपको बताया कि 2 लाख वक्फ रजिस्टर्ड थे उत्तर प्रदेश में। सरकारें यहाँ कांग्रेस की और मिलीजुली सरकारें सपा बसपा की चली। उन सरकारों ने इसको खुर्द-बुर्द किया, उनके नेताओं को दी गई प्रॉपर्टियां, बहुत से पॉलिटिकल नेता, बहुत से मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उस प्रॉपर्टियों पर कब्जा किया। ये किसकी थी? ये हमें नहीं मतलब था इससे। हम तो संरक्षण देने के लिए सरकार में आते हैं। आज हम संरक्षित कर रहे हैं। आज अमेंडमेंट अगर हम लेकर आए हैं 2025 में, आदरणीय मोदी सरकार, तो इसको संरक्षण देने के लिए, पारदर्शी करने के लिए, और उसको लेकर ये सवाल उठेगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करी है कि जिस तरह से एसआईटी की मांग विपक्ष ने उठाई थी, हम भी इसकी मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होना चाहिए। 9 साल बाद? नहीं, मैंने पहले भी देखी, मंत्री रहे। मैं तो ये ऑडिट की बात मैं आपको बता रहा हूँ, चुनाव के पहले आप। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ साहिल जी, आपको बता दूं मैं कि ये 2017 में जब ऑडिट के लिए मैंने ही पत्र लिखा
तो ना तो दोनों वक्फ बोर्ड के, क्योंकि दोनों वक्फ बोर्ड पहले से चले आ क्या रहे थे। हुआ ऑडिट का? दोनों वक्फ बोर्ड ऑडिट का नतीजा नहीं, बताइए। ऑडिट नहीं करने दिया ना इन लोगों ने, कोई सहयोग नहीं किया, ना सुन्नी वक्फ बोर्ड ने, ना शिया ने, और ना ही वहां पर बैठे हुए प्रबंधन कमेटी के लोगों ने, जो मुतवल्ली लाखों की तादाद में बने उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, करप्शन किया। तो जिम्मेदार कौन है उसके लिए? उसका पैमाना जो है वो अगर आंकड़ा आज ढूंढा जाए तो मुझे लगता है कि 50,000 करोड़ से ऊपर का तो खाली घोटाला और लोगों ने अकूत संपत्तियां बनाई हैं। तो अब इस पर जांच होगी, लेकिन सुन लीजिए, मैं बात कहना चाह रहा हूं, उस पर जांच होगी, उसके लिए इनको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि उसमें मिलने वाला वापस जो आएगा, उससे जो धन वापस रिकवरी होगी, जो जमीनें रिकवर करके लाई जाएंगी, उससे कौन आच्छादित होगा? इनको मतलब किसको? अल्पसंख्यक होगा। इनको मतलब किसको? मुस्लिम्स को, और किसको होगा? वक्फ तो इन्हीं के लिए बनाया आप भी तो है ये ना? मुस्लिम वक्फ है, मैंने कहा ना, तो हमारी जिम्मेदारी है। हम सरकार हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको जांच कराकर वापस क्या आपको लगता है को ला कर दें? कि समाजवादी पार्टी और विपक्षी पार्टियां उसका विरोध कर रही थी जब आपने नहीं कर रही है समाजवादी पार्टी तो। देखिए अब तो वो सनातन की राह पर आ गए ना, आ गया। अब समझ में आ गया कि सनातन की राह पर ही जो है इंसाफ मिलेगा। सनातन की राह पर आ गए, समाजवाद मतलब सनातन, तो साफ साफ वो कह रहे हैं। डॉक्टर खान जी देखिए ये मोहसिन रजा साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये मंत्री रहे 3-4 साल तक, क्या किया वक्त में इन्होंने? सपा और भाजपा का अक्सर गठबंधन रहता है, दोस्ती पुरानी है। खत्म कर दे दीजिए। ये मोहसिन रजा साहब मंत्री रहते हुए इनके डिपार्टमेंट में इनके पास वक्त बिता और चोरी डकैती होती रही, कुछ नहीं कर पाए। आज भाषण दे रहे हैं, आप भाषण दे रही है। भाषण किस मुंह से दे रहे हैं भाई? आप जो आदमी एक 25 साल से वहां पर वक्त में बैठा था, आपका फारूकी, उसको हटा तक तो पाए नहीं आप। आपके नाम से जितने लोगों को यहाँ हुसैनाबाद में जो ट्रस्ट है, जो शिया वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड है, उसमें करप्शन खत्म तो कर नहीं पाए आप। किसको जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप? किसको बता रहे हैं जिम्मेदार? आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास वक्फ बोर्ड है और उसके मंत्री हैं, और मंत्री कौन है? सुहेल देव राजभर। तो ये इंसाफ की बात करेंगे? नहीं, अब तो दानिश जी कह रहे हैं कि हम भी मध्य प्रदेश की तरह यहाँ पर वक्फ बोर्ड बनाएंगे, यही कहा है ना उन्होंने, सरकार की तरफ से। कहाँ बनाएंगे? ये मंत्री थे, वैसे ही बनाएंगे जिसमें 2 नॉन मुस्लिम भी रहेंगे, वो हिंदू हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ये उनका बयान है आज की स्थिति में। किसका बयान है? जो मंत्री हैं यहाँ के दानिश अली, उनका बयान है कि हम लोग मध्य प्रदेश में जिस तरीके से वक्फ बोर्ड बन रहा है उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। नहीं, ये बयान जो है, ये बयान ठीक नहीं है। इस बयान में देखिए, जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, जो मुसलमानों ने दान किया है, उसमें दूसरे को बनाने का क्या मतलब है? अल्लाह के राम पे जिसने कर दिया वक्त, उसको जो है विधवा को, बेवा को, बच्चों को जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, उनके लिए खर्च करिए। मोहसिन जी, ये बात तो उठाई जाती है। ये बात गलत है। जब राम मंदिर के सीईओ की तलाश हो रही है तो उसमें एक पैरामीटर ये रखा गया है कि ये पूरी तरीके से राम भक्त होना चाहिए, और यही बात तो मुसलमान कह रहे हैं कि भाई हमारे वक्फ बोर्ड पर नॉन मुस्लिम क्या करेंगे। ये एक संवैधानिक संस्था है जिसको वक्फ बोर्ड कहा जाता है। ये संविधान के दायरे में आती है, सरकार के अधीन चलती है, और जो ट्रस्ट होते हैं वो अपने अपने ट्रस्ट होते हैं। और ये चूंकि भारत एक तो सरकार ने बनाया हुआ ट्रस्ट नहीं, सरकार नहीं ट्रस्ट बनाती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर बनाया हुआ ट्रस्ट है। वो हस्तक्षेप कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट तो संज्ञान स्वतः ले सकती है, लेकिन कोई भी ट्रस्ट जो बनते हैं वो ट्रस्ट हमने सरकार ने नहीं बनाए। सरकार का काम है संरक्षण देना, लेकिन ये जो वक्फ बोर्ड है ये तो कानून के दायरे में बना हुआ वक्फ बोर्ड है, तो इसमें तो सरकार जब चाहेगी अमेंडमेंट भी करेगी और इसके बेहतरी और कल्याण के लिए उसमें बेहतर व्यवस्था देगी। तो व्यवस्था देने के लिए अगर 2 गैर मुस्लिम लाए जा रहे हैं तो सहयोग करने के लिए लाए जा रहे हैं ना। आप इस चीज को गलत कह रहे हैं मोहसिन साहब। वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों का है, उसमें मुसलमान ही रहने चाहिए, किसी दूसरे को उसका दखल नहीं होना चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो संविधान के खिलाफ कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो आइन के खिलाफ कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हैं तो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। इन्हीं की बात ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए आपका। इन्हीं की बात का जवाब आपने क्या किया था बता दीजिए। मैं पूछ तो रहा हूँ आपसे कि आप मंत्री वक्त थे, क्या कितने घोटाले पकड़े आपने? सीबीआई जांच हुई। अरे जवाब सुन लीजिए, सीबीआई जांच हुई, वक्फ बोर्ड की सीबीआई जांच हुई। इनसे पूछिए कि जब कोई वक्फ के मामले में किसी तरह का कोई मामला आता है। ठीक है, आप मंत्री हैं, आपसे ही पूछा जाएगा। ठीक है, डॉक्टर खान जवाब देंगे। आप वो जवाब नहीं है, जवाब आज भी वक्फ का एक जवाब दें। वक्फ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये जानते हैं कि वक्फ का कल्याण अधिकारी होता है, डिस्ट्रिक्ट कल्याण अधिकारी, वो सारे मामलों की जांच करता है। जिला अधिकारी
अपर सर्वे आयुक्त होता है, तो ये क्या इसमें ये कंडीशन हो सकती है क्या? ये तो सारे के सारे जो होते हैं वो गैर मुस्लिम होते हैं, तो जाहिर सी बात है संरक्षण देने के लिए होते हैं ना, आपकी सहायता करने के लिए, न्याय देने के लिए। तो न्यायिक प्रक्रिया के लिए तो आपको इसमें जाना होगा, तो परेशान होने की क्या जरूरत? ठीक है, शौकत अली, आप कुछ कहना चाह रहे हैं इसी विवाद पर? देखिए, अब तक जो भी भ्रष्टाचार हुआ है वो उसकी जिम्मेदार सरकारें रही हैं, सरकार समाजवादी की रही हो या सरकार बीजेपी। वक्फ बोर्ड के भीतर जो भी भ्रष्टाचार हुआ उसके लिए वहां की सरकार जिम्मेदार रही है, ये आपका कहना है? यकीनन। तो आपका कहना है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो वक्फ बोर्ड के भीतर जो भ्रष्टाचार हुआ उसके लिए समाजवादी पार्टी की कौन जिम्मेदार होगा? आप बताइए मुझे, कौन है उसका जिम्मेदार? अगर हुआ है तो उसकी जिम्मेदार सरकारें हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कौन? समाजवादी और बीजेपी हिंदुओं को, बीजेपी हिंदुओं को मुसलमानों से डराती है और समाजवादी मुसलमानों को बीजेपी से डराती है। ना ही बीजेपी रिपीट करिए आपने जो बोला वो एक बार। बीजेपी हिंदू समाज के लोगों को मुसलमानों से डराती है। हाँ। और समाजवादी पार्टी मुसलमानों को बीजेपी से डराती है। हाँ। बाकी इनके पास कोई दूसरा रास्ता। आप किसी से किसी को नहीं लड़ाते हैं? हम तो मुसलमानों से ये कहते हैं कि आपकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहती है दूसरी चीज, कांग्रेस और एक सुन लीजिए ना भाई, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहती है कि भाई यहाँ भी मुझे दबाया जा रहा है। सुन तो लीजिए, एक लाइन सुन लीजिएगा। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहती है कि आप तो मुसलमानों को मुसलमानों से लड़ा देते हैं चुनाव में। देखिए, मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी ने अब तक मुसलमानों का वोट बेवा के माल की तरह लूटा है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से इनके चेहरे पर स्माइल देख लीजिएगा जैसे आज हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बदतर है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है। 60 साल इस देश में हुकूमत कांग्रेस ने किया है। 4 बार उत्तर प्रदेश में सत्ता में समाजवादी पार्टी रही, बहुजन समाज पार्टी रही। अगर आज मुसलमान मुख्य धारा से कट गया है तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप बताइए। जो लोग हमें कहते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम है, भाई साहब अगर कान साफ हो तो सुन लीजिए कि सिरसागंज के 3 बार के विधायक और मुलायम सिंह यादव के समधी 3 बार के, ये बीजेपी में है। नाम बता दूं आपको, ना जानते हो, हरिओम यादव नाम है। करहल से जो चुनाव लड़े थे, उपचुनाव, धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं और संत धर्मेंद्र यादव की सगी बहन बीजेपी से जिला पंचायत है। तो अच्छा, अपर्णा यादव कौन है? तो जिनके घर शीशे के हैं, दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं मारे जाते। तो एक मुझे मालूम है कि अब्दुल दीवाना है, लेकिन अब्दुल कुछ नहीं पाएगा। एक परिवार मैं बस इतना ही कहूंगा, एक परिवार में एक परिवार में दो अलग अलग पार्टी में लोग नहीं हो सकते। नहीं, आपके पास क्या प्रूफ है? पूछ रहा हूं मैं आपसे। आपके पास क्या राजनीति है? आपके पास क्या है? हम सवाल कर रहे हैं। आप कुछ अलग सोच सकते हैं, मैं कुछ अलग। आपके पास क्या प्रूफ है? देखिए, लड़ाई विचारधारा की है। अब चच्चा बैठे हैं, कौन विचारधारा के हमको नहीं मालूम। ठीक है, डॉक्टर खान जवाब दे दीजिए। नहीं डॉक्टर, देखिए डॉक्टर साहब, दोगला चरित्र, दोगला चरित्र जो कहने की वो कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का दोगला चरित्र है। एक तरफ तो सनातन की बात कर रहे हैं, चच्चा कुछ दिन पहले समाजवादी को गाली दे रहे थे। ठीक है, बहुजन समाज की विचारधारा पे। डॉक्टर कब ये आ गए समाजवादी की विचारधारा? समाजवादी पार्टी की अपनी कोई विचारधारा है ही नहीं, उसकी सिर्फ एक विचारधारा है। बहुत बढ़िया। समाजवादी और कांग्रेस की एक विचारधारा है, मुसलमानों को बीजेपी से डरा करके इनके वोट को लूटने, यही इसकी विचारधारा है। ठीक है, अभी अजय राय साहब यहाँ बैठ करके बोल रहे हैं। डॉक्टर खान जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अब इनको मैं क्या जवाब दूं भाई? मैं मुसलमान। प्लीज जरा एक मिनट। अब्दुल जितेंद्र महेंद्र के झगड़े में दीवाना मत हो, लिंचिंग आप ही की होगी। शौकत अली जी, ये सुनिए, आपके समर्थकों को ये बता दीजिए, अगर वो बात करेंगे तो आपके यहाँ पर बैठने का कोई मतलब ही नहीं है। आप ताकतवर है, इसके लिए यहाँ पर बैठे, आप अपनी भूमिका रख रहे हैं ना। डॉक्टर खान जवाब दीजिए। चलिए सुनिए। ठीक। अब देखिए, इनकी हकीकत मैं अभी खोले दे रहा हूँ। अभी इनका चेहरा नकाब बिल्कुल खोल दूंगा मैं। कहते हैं ओवैसी साहब, इनके लीडर, की हिजाब वाली मुख्यमंत्री बनेगी, हिजाब वाली प्रधानमंत्री बनेगी।
अच्छा अब सुनिए, ये जो बैठे क्या हुए हैं- संविधान में प्रावधान अरे, नहीं? आप बात संविधान सुनो को यार, मानते हैं, झगड़ा संविधान में मत करो। प्रावधान नहीं है? दाढ़ी वाले से झगड़ा मत नहीं, करो, बिना दाढ़ी वाले, नकाब- बिना दाढ़ी वाले से झगड़ा मत करो, बिना दाढ़ी वाले से झगड़ा मत करो, बिना दाढ़ी वाले मुसलमानों की बात करेंगे। अरे मुसलमानों की बात तब करना है जब दाढ़ी रखा लेना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे आ जाना, तब मैं बात एक करना। मिनट साहिल भाई, हिंदुस्तान अगर- की तारीख में, साहिल भाई, हिंदुस्तान की तारीख में अब सुन लीजिए, एक मिनट, अब सुनिए, हिंदुस्तान- एक एक करके बात करेंगे, हिंदू एक करके बात करेंगे। अरे भाई एक मिनट दलाल लोगों को भाई, चुप रहिए, एक मिनट ये दलाली नहीं साहिल चलेगी। भाई, साहिल भाई, नहीं चलेगी। हिंदुस्तान, आपका कहने का मतलब क्या है अब कि मेरे- कोई नकाब वाली नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बन सकती? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं बन सकती है। हाँ ठीक है। हाँ, लेकिन इन्होंने क्या किया अभी? हाँ। अभी मटेरा विधानसभा है, वहां से समाजवादी पार्टी की महिला एमएलए है, उसके खिलाफ लड़ने जा रही है। महिला मुसलमान के खिलाफ जा रही है। ये है ठीक है। वहाँ कहाँ के रहने वाले अब कहाँ जा रहे हैं लड़ने के लिए? ठीक है। ये सोचिए था। शौकत अली जवाब दीजिएगा। मुसलमानों के वोट में, भाई एक मिनट, आपके दो नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, वो बात कर रहे हैं, आप जरा उनकी बात सुन लीजिएगा। सब लोग बात कर रहे हैं, आप रील बना लीजिएगा आराम से, लेकिन पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वो। शौकत भाई, सवाल यहाँ पर यह है, 2024 के लोकसभा के चुनाव होते हैं। नहीं, इन्होंने वो उस पर आऊंगा ना, उसी पर बात करेंगे ना। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, थोड़ा सा खुल के तो बात कर लें। 2024 के लोकसभा चुनाव में 92% वोट मुसलमानों के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को पड़े। आप पर भरोसा नहीं रखा मुस्लिम समुदाय ने। क्यों नहीं रखा? उनको लगता है कि वोट टूटेंगे तो इनको फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या आज की स्थिति में जो ये आरोप लगा रहे हैं कि आप वहां पर आकर उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, जो देखिए साहिल भाई, आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम एक भी सीट लोकसभा में नहीं लड़े थे। हाँ 24 में हम सिर्फ 3 सीट लड़े थे, 3 या 4 सीट पूरे हिंदुस्तान में। उत्तर प्रदेश में हम लोकसभा का इलेक्शन क्यों नहीं लड़े थे? उत्तर प्रदेश में यह पार्टी का फैसला था। ठीक है, पार्टी का फैसला था, हम चुनाव नहीं लड़े। यकीनन हमको कामयाबी नहीं मिली अब तक, लेकिन कामयाबी जरूर मिलेगी, वक्त लगेगा। और दूसरी चीज जो चच्चा कह रहे हैं, किस मुद्दे पर कामयाबी मिली? देखिए, नाम लीजिए, चच्चा देखिए- तुम्हारे नहीं, हमें नाम लो हमारा। चच्चा कहोगे तो तुमको बच्चा कह देंगे हम। बिल्कुल कहिए, बच्चा हो, बिल्कुल, बच्चा हो, बिल्कुल कहिए। खेलने वाले बच्चा, खेलने बिल्कुल। वाले बच्चा हो। बिल्कुल, चच्चा बिल्कुल। मत कहो, मेरा नाम है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं डॉक्टर हूँ, बिल्कुल। मैं डॉक्टर हूँ, बिल्कुल। मैं डॉक्टर हूँ, तुम डॉक्टर नहीं हो। डॉक्टर खान, हाँ, उनको बोलने डॉक्टर हो दीजिए, नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। क्या बोलने बात दीजिए, करोगे? उनको बोलने दीजिए, बोलने अरे कैसे दीजिए। बोलेंगे? चच्चा ठीक, चच्चा करेंगे ठीक, ये? बोलिए बोलिए। मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूँ और डॉक्टर हूँ, मैं पढ़ा लिखा डॉक्टर। ये डॉक्टर है क्या? ये डॉक्टर है क्या? उनका जवाब तो सुन लीजिए। प्रोफेसर है क्या? ठीक है, जवाब तो सुन अरे तो लीजिए। ये बेवकूफी वाला जवाब थोड़ी हम सुनने को बैठे हैं। ठीक है, सुन लीजिए। बेवकूफी का जवाब नहीं सुनेंगे हम। नहीं, सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, आपके पास आऊंगा। चलिए शौकत अली, आपकी बात खत्म करिए, आपकी बात खत्म करिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। दाढ़ी रखना, अरे आगे बढ़ेंगे, सुन्नत प्लीज प्लीज सुन्नत प्लीज। पे कायम रहिए, चलिए शौकत अली, आपकी बात खत्म करिए। सुन्नत पे कायम रहिए। आप जी, आप किस मुद्दे को लेकर मुसलमानों के पास जाएंगे जो आप कह रहे हैं कि आपको वोट मिलेंगे इस बार लोकसभा की तरफ? देखिए, मैंने आपसे शुरू में बताया कि इस देश में सबसे पिछड़ा अगर कोई समाज है तो वो मुसलमान है। मुख्य धारा से कोई समाज कटा है तो वो मुसलमान है। 2012 के अपने चुनावी मैनिफेस्टो में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों से 18% रिजर्वेशन की बात की थी, दरगाहों के संरक्षण की बात की थी, मुस्लिम बस्तियों में कैंप लगा करके मुस्लिम नौजवानों को डायरेक्ट पुलिस में भर्ती करने की बात की थी, आतंकवाद के झूठे मुकदमे में जो मुसलमान जेल की सलाखों में हैं उनको छोड़ने की बात कही थी। 2012 में मुसलमानों ने वोट डाला, समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार 17 तक रही। लेकिन मुझे मालूम है कि 18% एक लॉलीपॉप था, स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे सकती, लेकिन आप कम से कम लोकसभा में उसको पास करा करके आप केंद्र को भेज सकते थे। इन्होंने नहीं भेजा। मुस्लिम कितने लड़कों को आतंकवाद के झूठे मुकदमों में छोड़ा गया, मैं आपको बता दूं 2007 में। अब फिर मैं अगर बोल दूंगा तो नाराज हो जाएंगे। सुनिए साहिल भाई, 2000 अभी अब मैं साहिल भाई, मैं कल की बात कर रहा हूं। नहीं साहिल भाई, पीछे से आना पड़ेगा। नहीं, कल की बात करूंगा, मैं कल की बात करूंगा। नहीं कल मैं आपको बताता हूँ। आप बात कर रहे हैं, मैं आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। अच्छा बोलिए, चलिए। हम कितनी देर बोलना है आपको? हमारा कोई विधायक यूपी में नहीं है तो हमको बोलना नहीं अरे दिया बोलिए जाएगा। तो। अभी तो आपका खाता खुलने वाला है, लेकिन तब तक देखिए इंशाल्लाह मेरी बात तो खत्म, सवाल तो पूछने दीजिए।
आजमगढ़ हाँ। और जौनपुर से बहुजन समाज की हुकूमत में 2 लड़के उठाए गए। हाँ। एक का नाम हकीम तारिक कासमी था ठीक। और एक का नाम हाफिज खालिद मुजाहिद था। हाँ, सरायमीर के अंदर शेरवा एक जगह है, वहां पर आलमी इज्तिमा चल रहा था। एटीएस ने उन दोनों बच्चों को उठाया। सरकार बहुजन समाज पार्टी की, इनकी पुरानी सरकार थी, हाँ, ला करके बाराबंकी में दिखाया। बहुत सारे असलहे, हमारे कुछ बड़े लोगों का दबाव पड़ा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी शराब मंत्री थे, हाँ, उन्होंने निमेश कमीशन का गठन किया। 2014 में अगस्त के महीने में निमेश कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। समाजवादी की सरकार आ गई थी, जिसमें जस्टिस निमेश ने कहा कि हकीम तारिक और खालिद मुजाहिद बेगुनाह हैं और इन्हें फर्जी फंसाया गया है। वो रिपोर्ट कहाँ गई, जरा डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए। वो पटल पे क्यों नहीं लाई गई विधानसभा के अंदर? मैं कल का उदाहरण दे दूं आपको अभी। खालिद मुजाहिद को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। अरे मैं कल का उदाहरण दे दूं आपको। आप कह रहे हैं मैं कि कल का अरे सुन लीजिए ना, आपके समर्थक भी अगर सुन हम लीजिए। ये बात कह रहे हैं तो हमको आप कह रहे हैं हम बीजेपी की भी टीम है। अरे ठीक है, तो मैं आपको कल का आप खुद ही कह रहे हो, आप कह रहे हैं खुद ही हमको अपने आप बीजेपी को कह रहे हो की टीम है। बीजेपी की भी टीम है। हमने तो नहीं कहा बीजेपी की भी टीम। देखिए, आप खुद कह रहे हो बीजेपी की भी टीम। अरे आप लोगों की अरे सियासत मैंने तो इसी नहीं पे है, कहा। आप कैसी अब बात लो कर रहे यार, हो? शौकत अब ये अली। कह रहे हो, खुद दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हो। ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये बड़ी मैं तो कह दिलचस्प। रहा हूं, राज्यसभा के इलेक्शन भाई- में कांग्रेसी बिकता है, मैं तो कह रहा बीजेपी हूं, को वोट आप देता है। शौकत अली, समाजवादी शौकत बिकता है, अली, बीजेपी को वोट देता एक है। मिनट, आप इल्जाम हमको दे आज रहे हो। मेरे पास फेडर नहीं आधा है। परिवार मुलायम सिंह का। आज मेरे पास फेडर नहीं है, इसके लिए मैं किसी को चुप नहीं करा सकता। लेकिन मेरी बात सुन लीजिए एक बार, मैं कल की याद दिला देता हूं आपको। कल दिल्ली दंगों के मामले में ताहिर हुसैन उनको दोषी पाया गया। ठीक है, ताहिर हुसैन आपके कैंडिडेट थे दिल्ली बिल्कुल विधानसभा बिल्कुल के। थे। आप संविधान को मानते अरे हैं? सुन तो लीजिए, दिल्ली विधानसभा के आपके कैंडिडेट थे। हाँ बिल्कुल थे जब उनको डिफेंड करने के लिए बुलाया गया जी। तो आपके नुमाइंदे आए नहीं? क्यों नहीं आए जी? आपके नुमाइंदे आए नहीं उनको डिफेंड करने के लिए? जो आरोप आप समाजवादी पार्टी पर लगा रहे वो तो आपने भी किया हुआ है। नहीं सुनिए मेरी बात। ताहिर हुसैन को आपने आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ा किया। आप देखिए, सेशन कोर्ट से उनको सजा हुई है। ठीक है। अच्छा, जब ताहिर हुसैन को हमने चुनाव लड़ाया था, संविधान तब उस वक्त उनको इस बात की इजाजत देता था, ठीक, कि वो चुनाव लड़ सके। तो अगर आप संविधान को नहीं मानते तो अलग बात है। मैं पूछ रहा हूं आपसे, और तब वो कन्विक्टेड आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने वहां पर भूमिका रखेगी कि ताहिर की जगह पे कपिल होता? मैं किसी हत्या की तायद नहीं कर रहा हूं। हाँ। मैं उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है फर्जी इनकाउंटर, मैं उसकी भी तायद में नहीं हूं। चाहे वो तिवारी को मारा जाए, चाहे वो ठाकुर को मारा जाए, चाहे मुसलमान को। हमारे यहाँ न्यायालय है। क्यों है? क्या इसको ताला मार देंगे आप इसको ताला लगा देंगे? अच्छा बताइए, राम मंदिर में खुदा न खास्ता अगर कहीं गलती से कोई अब्दुल होता तो अब तक तो बुलडोजर उसके घर पे होता, लेकिन इत्तेफाक से बुलडोजर ये सही है क्या दुकान पे बन रहा है। ये जो बोल रहे हैं वो सही है क्या? जो ओवैसी भी बोल चुके हैं हालांकि। असल में अभी मैं दोनों को सुन रहा था और देश की जनता भी आप देख तो रही मन ही है। मन में बड़े चैनल- मुस्कुरा रहे हैं, मैं- जैसे ही मैं देख रहा समाजवादी हूं। पार्टी और अब एमआईएम लड़ अब रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इनका भविष्य कहाँ है और ये क्या करेंगे उत्तर प्रदेश में और क्या करेंगे देश में। वो बोल रहे हैं भाई, उनकी पार्टी के तो नेता अभी बोल रहे हैं, शौकत साहब, उनकी पार्टी के नेता तो साफ कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर हम दिखाते हैं तुम्हें हम देश में क्या होता है। तो ऐसे लोगों को तो सत्ता कभी नहीं मिलने वाली है, वो भूल ही जाएं। और दूसरे ये बैठे हैं, ये अपराधियों का ऐसा इन्होंने अपराधीकरण किया था राजनीति का, जितने भी निर्दलीय अपराधी थे सबको बुला के सरकार बनाई और फिर उन्हीं अपराधियों को टिकट देने का काम एआई ने किया, एआईएमआईएम ने किया। ये अपराधियों को लाए हैं अपने साथ। सिंह क्या है? ये अपराधियों को लाए हैं अपने साथ। सिंह क्या है? तो अपराधियों के साथ, आतंकियों के साथ में चलने वाले लोग और आतंकियों के ऊपर से मुकदमे हटाने वाले, इनके हाथ में सत्ता कौन देगा? बात करेंगे। ये कौन लोग हैं? इनकी तो जांच होना चाहिए कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं देश में। ये अस्थिरता फैलाने वाले लोग हैं, अखिलेश ये यादव अपराधियों का महिमा मंडन करने वाले लोग हैं। इन्होंने अपराधियों को, समाजवादी पार्टी ने अपराधीकरण किया उत्तर प्रदेश के अंदर। और वो कहते हैं कि हम तो अपने जितने भी अपराधी हैं हमारी पार्टी में आएंगे, हम उसको प्रत्याशी बनाएंगे। और प्रत्याशी बनाते यहाँ ज्वाइन किया उन्होंने, यहाँ उत्तर प्रदेश में आकर इन्हीं के नेता ने ज्वाइन कराया एक अपराधी की पत्नी को। जवाब देना प्रदेश की जनता को।
क्यों आपने आपको कोई शरीफ आदमी नहीं मिला? आपको भी अपराधी सहारा चाहिए है सत्ता में आने के लिए। ठीक है। आपको अपराधी ही चाहिए हैं और उनको भी अपराधी चाहिए हैं। तो ये 20% इसीलिए हाशिए पर हैं और इनको बर्बाद करने वाले ये लोग हैं। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएगी, तब जब उम्मीदवारों की सूची आएगी तो उसमें पता चलेगा कि किस पार्टी में से कितने अपराधी उस उम्मीदवारों की सूची में दिखाई देते हैं। उसमें सभी पार्टी के नाम बिल्कुल भी। लेकिन डॉक्टर खान को जवाब देना चाह रहे हैं पहले। डॉक्टर, अरे एक मिनट भाई प्लीज, अरे कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। ठीक है, चलिए आगे। मोहसिन साहब कह रहे हैं अपराधियों को ब्रजभूषण शरण सिंह क्या है बता देंगे? ये ब्रजभूषण शरण सिंह लड़कियों के रेपिस्ट, उनके लड़के को टिकट दिया, एक को एमपी बनाया, एक को एमएलए बनाया। ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों समाजवादी पार्टी पर अपराधीकरण का आरोप लगता है? इनका तो छोड़ दीजिए, वो भी लगा रहे हैं। और अरे आरोप लगाने का हिसाब किताब आ गया ना। पश्चिम बंगाल में क्या करने गए थे ये? जैसे ही वहां पर देखा उन्होंने कि हाँ 12,000 करोड़ रुपया आ गया, 6,000 करोड़ रुपया ले किनारे हो गए। और 2024 में, जब मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि 2024 में अगर जनता का विश्वास ना होता तो हम बीजेपी को हाफ नहीं कर पाते। बीजेपी को हराने का काम किया अगर तो समाजवादी पार्टी ने किया है, और केंद्र में बैसाखी पे ले जाने का काम अगर किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। आप यहाँ पर आके हिंदू मुसलमान का झगड़ा करेंगे, मुसलमान मुसलमान को लड़ाएंगे, ये नहीं चलेगा। भैया आपने तो हिंदुओं की हत्या कराकर पार्टी बनाई और मुसलमानों का दिल जीत लिया। मतलब देश के लोगों की हत्या कराइए, राम सेवकों की हत्या कराइए और उसके बाद आप मुसलमानों का दिल जीतिए। तो ऐसी आपको राजनीति नहीं चलेगी देश में, ऐसी राजनीति नहीं चलेगी भैया। ये सब बेकार की बातें खान साहब, ये नहीं चलेगा। आपने निहत्थे कार सेवकों की हत्या कराकर आपकी पार्टी बनाई गई है। ठीक है। मैं एक बात बताऊं, आज स्ट्रैटेजिकली नहीं, एक मिनट, नहीं प्लीज, नहीं कोई भी नहीं होगा, ये बातचीत नहीं होगी। सभी को सब कुछ पता है। प्लीज बैठिए। बैठ जाओ। एक डॉक्टर खान, मैडम प्लीज, मैडम ये टेलीविजन डिबेट नहीं है, आपको मौका मिलेगा तब बोल लीजिएगा प्लीज। सॉरी डॉक्टर खान, बड़ा क्या हो रहा है पता है? जैसे ही विधानसभा चुनाव की राजनीति होने लगती है तो एक तरफ तो बीजेपी खींच लेती है आपको कि कृष्ण जन्मभूमि पर क्या करेंगे, संबल पर क्या करेंगे, अयोध्या पर क्या करेंगे। दूसरी तरफ वो आपको खींचने लगते हैं कि सच्चर कमेटी के रिपोर्ट पर क्या करेंगे या बाकी सारे मुद्दों पर कितने मुसलमानों को टिकट देंगे। आपकी राह बड़ी मुश्किल है। आपकी राह बड़ी मुश्किल है, नहीं लगता आपको? क्या आपको लगता है कि जो स्ट्रेटेजी आज की स्थिति में अपनाई जा रही है, जो 92% ब्लॉक वोटिंग मुसलमानों की आपको हुई थी, विधानसभा के लिए आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी अगर वो भी चुनाव में उतर जाते हैं? नहीं, मैं उस चीज को नहीं मानता हूं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हमको सभी समाज के लोगों का वोट नहीं मिला होता तो 2024 में 37 एमपी यहां से जीत के नहीं जाते। हमारा 37 एमपी जीते गए यहाँ। तो आप सभी समाज को 111 एमएलए हमारे आज के पास हैं और उसमें कम से कम 35 से 36 एमएलए मुसलमान हैं। और अब वही गूंगे, ये हैदराबाद से आके ये बिना गूंगे वाले हैं। ये कहाँ के रहने वाले, कहाँ जा रहे हैं? हमें नहीं करना कुछ, ये सब बातें नहीं करना है। हम गूंगे हैं क्या? अब मैं दाढ़ी रखा के बैठा हूँ, मैं गूंगा हूँ क्या? अरे बस सब दाढ़ी तक तो नहीं है तुम्हारे पास दाढ़ी तक तो नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत को ना अदा करे वो मुसलमान ही नहीं है। वो मुसलमान ही नहीं है भाई। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जो ना अदा करे वो मुसलमान ही नहीं है। और मुसलमान वो होता है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी रखा के बैठता है। सवाल ये होता है, इसमें मैंने सवाल आपको इसलिए पूछा क्योंकि सिकंदर की कहानी इसमें बड़ी चर्चा में आती है। जब सिकंदर भारत में आया था तो किसी मुनि को मिलने गए, उनको बोला कि आप उनके सामने एक दरी बिछाई और कहा कि उस पर बैठ जाइए, और वो दरी गोल थी। जब वो आगे बैठने जाते थे तो पीछे से ऊपर हो जाती थी, पीछे बैठने जाते थे तो आगे से ऊपर आ रही थी। आज समाजवादी पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि एक तरफ सॉफ्ट हिंदुत्व भी उनको करना है, दूसरी तरफ मुसलमानों का वोट भी चाहिए। ये स्थिति में तो नहीं आ पा गए। मैं क्या हूं? जैसे ही एमआईएम वहां मैं क्या हूं अब बताइए। अरे भाई बताइए ना। मैं डॉक्टर एमएच खान, दाढ़ी वाला मुसलमान, आज समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय प्रवक्ता है।
तो मुसलमानों को हिस्सा नहीं मिला? नहीं मिला क्या? ये चिल्लर चिल्लाने वाले चिल्लर हैं ये कुछ नहीं, एक भी मुसलमान इसमें नहीं है। शौकत अली, एक भी आदमी मुसलमान नहीं है। शौकत अली, सब मुसलमान ठीक है, नहीं है। शौकत अली जवाब एक भी दीजिए। दाढ़ी वाला नहीं है, एक भी टोपी वाला नहीं है भाई आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं वाला है, नहीं क्योंकि है, आपको तो सिर्फ वाला नहीं है। आप जो ये नहीं है भाई एक वो नहीं मिनट, है। अरे एक मिनट प्लीज। देखिए आपको और इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले मोहसिन भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ 20% से वोट चाहिए और इन्हें सिर्फ 80% से वोट चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, यही बात है ना, देखिए मैं आपको बता और दूं, इसीलिए तो खींचातानी है। 20 आप लेके जाएंगे, 80 ये ले जाएंगे, बाकी लोग छोड़ दें। देखिए मैं आपको बता दूं, यही बात है ना। समाजवादी पार्टी की हुकूमत में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। अब मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए, उस पर जाएंगे हम लोग। मैंने क्या पूछा आपको? आपको सिर्फ 20% से वोट चाहिए, इनको सिर्फ 80% से वोट चाहिए, क्या यही बात है? ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी में बहुत सारे हिंदू हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी में हिंदू नहीं है। और हमने 2022 के इलेक्शन में 19 गैर मुस्लिमों को हमने टिकट भी दिया था, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन हम इतना आपसे ज़रूर कहेंगे कि आने वाले 2027 में जिस तरीके का दावा ये लोग कर रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ जाएगा, 37 MP इनके हैं और 111 MLA हैं। मुसलमानों के ऊपर जब जुल्म, ज़्यादती, अन्याय, अत्याचार होता है, जब इनके नेताओं से कहो तो कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, हमारी सत्ता नहीं है। 33 साल से मटेरा विधानसभा में समाजवादी, जब वो चरदा थी 2012 में मटेरा बनी, 33 साल से वहाँ का जो विधायक है समाजवादी पार्टी का है। और आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, अफसोस होगा कि एक महिला डिग्री कॉलेज मटेरा विधानसभा में नहीं है, एक मेडिकल कॉलेज नहीं है, एक अस्पताल नहीं है। कुछ रोड ऐसे हैं मटेरा विधानसभा में, जैसे खास करके मैं नाम लेकर के बता रहा हूँ, बुलबुल नवाज रोड, अगर आप वहाँ जाएंगे तो रास्ते नहीं है। वो घर के बच्चे कह रहे हैं कि हम स्कूल नहीं जाएंगे, सड़कें है ही नहीं है, साइकिल घर में रख दिए, बोले अब हम स्कूल ही नहीं जाएंगे। तो 33 सालों में मैं सिर्फ एक विधानसभा, अभी इन्होंने कहा कि मुसलमान विधायक, हमको मुसलमान विधायक नहीं चाहिए, हमको मुसलमानों पे बात करने वाला विधायक चाहिए। ये दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? ये दोनों में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? देखिए, हमें और गूंगे और बहरे की जरूरत नहीं है। मोहसिन भाई संभल की ईदगाह पे नहीं बोल पाएंगे, हमको मालूम है। मोहसिन भाई भी मुसलमान है, हमको मालूम है, चूंकि पार्टी से बंधे हुए हैं। नहीं बोल पाएंगे आप? नहीं बोल पाएंगे। संभल पे नहीं, संभल की मस्जिद तोड़ी जाएगी, नहीं बोल बोलेंगे, पाएंगे। पूरे देश पर बोलेंगे, ये कहीं नहीं बोल पाएंगे। नहीं बोल पाएंगे, हम तो पूरे देश पर बोलते हैं, देश के हित में बोलते हैं, ये कहाँ बोल पाएंगे? इनके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, इनके पास एक ले दे के संभल ले आएंगे और उसके बाद मुसलमान ले आएंगे। सबकी इनकी राजनीति जो है वो संभल पर बोल पाएंगे? इनकी राजनीति अयोध्या से शुरू हुई, उनकी संभल पे खत्म हो जाएगी। हम देश हित में काम कर रहे हैं साहिल भाई, हम देश के लिए काम करने वाले लोग हैं। हमारे लिए पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हम सबके लिए काम करते हैं। हम 15% हटाने की बात नहीं करते हैं, हम 15% को जोड़ने की बात करते हैं। ये 15% पे राजनीति करने की बात करते हैं। अरे ये मोहसिन भाई 15% पे बंटवारा करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, प्लीज। ये 15% पे बंटवारा करेंगे। हुआ है, आप एक काम करिए, शौकत भाई की जगह आपके बैठ जाइए, आप बैठ जाइए यहाँ पर। आप उधर आके बैठ जाइए ना, उनको क्यों बिठाया? मोहसिन भाई ये हमको चाहते हैं कि शौकत साहब जो है उनको सोचना चाहिए। अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं, खान साहब भी बहुत अच्छी विचारधारा के व्यक्ति हैं, लेकिन दोनों पार्टियां गलत चुन चुके हैं। इनको हम स्वागत करते हैं कि आएं और विचार करें, ये भी भारतीय सोच में आ जाएं, ये उस सोच से बाहर निकल आएं जो अपराधीकरण की सोच है। इसका मतलब क्या हो गया कि एमआईएम, एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ कि एमआईएम या समाजवादी पार्टी भारतीय सोच के लोग नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं? मैं देखिए ना, मैं कह तो रहा हूं कि गुमराह करना, अपराधीकरण, आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए बात कहना कि सत्ता में आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे। वहां पे असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 15% लोग हम हैं, आप पुलिस हटा लो, 15 मिनट में हम सफाया कर देंगे। तो भाई इतने खतरनाक लोग हैं, इनको लेकर ये बेचारे हमारे अल्पसंख्यक के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, ये क्यों इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं? इनकी विचारधारा ठीक नहीं है, इनकी देशहित की विचारधारा नहीं है, ये बार बार मैं कह रहा हूं। और अब क्यों कहना पड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष को इनके समाजवादी पार्टी के कि समाजवादी ही सनातन है? हम तो बार बार कह रहे हैं कि यहां सनातन की विचारधारा है। ये वो देश है जहां पर राम के देश में मोहम्मद का सम्मान होता है, ये समझना पड़ेगा आपको। ये राम का देश नहीं है, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का भी संविधान से चलने वाला देश है।
कैसी और बात इस- कर रहे हैं? नहीं, राम का नहीं, देश है। ये यहाँ पर ये संविधान मोहम्मद से का चलने वाला सम्मान देश है। ठीक है। ये हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से चलने वाला देश नहीं ठीक है। है, चलिए बीच में यहाँ पर एक बार फिर, देखिए ये आप एक अब मैं मिनट, ये फाइनल- कह रहे हैं राम का देश है, ये कह रहे हैं बाबा साहेब आम्बेडकर का देश है। आप बताइए किसका देश है? समाजवादी पार्टी। संविधान का देश है। संविधान का संविधान इस देश में लागू होगा। तो संविधान का देश है तो संविधान के साथ रहिए ना। एक मिनट, उनके बात नहीं नहीं, संविधान में कहीं नहीं है किसी जात विशेष के बारे में कहा गया है। ठीक है। संविधान में कहा गया है कि जो जिस धर्म को मानना चाहे माने। तो फिर जो सत्ता में जैसा आने के कपड़ा बाद पहनना चाहे 52% पहने। जो अब यादवों मुझे को बोल सिर्फ रहे नौकरी कि क्यों, मैं- मुसलमानों मेरे को पास- क्यों नहीं? आपके बीच में नहीं बोल रहा था मेरा समय खत्म हो रहा है, मेरा समय मैं एक लाइन कह के, ठीक एक है, लाइन। करिए। मैं कह रहा हूं, MIM को कह रहा हूं कि ये अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, इनको चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ें, हमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम 2027 कोई प्रपोजल नहीं कि हमारे हम साथ आए। 2027 में बीजेपी को हरा करके सत्ता में आने जा रहे हैं, बस इतना है ये। ठीक है। ये आखिरी 3 मिनट है, 1 मिनट प्लीज प्लीज, अभी शांति से सुन लीजिए प्लीज प्लीज। एक मिनट, मैं टाइमर लगा रहा हूं। उत्तर प्रदेश की आबादी को 1 मिनट में आपकी पार्टी की तरफ से आप क्या कहेंगे? एक मिनट में तीनों लोग कहेंगे। पहले आप शुरुआत करिए शौकत भाई। देखिए मैं तो उत्तर प्रदेश की आवाम से ये कहूंगा कि बीजेपी समाजवादी पार्टी के चेहरे को पहचानिए, और कांग्रेस भी उसी में लिप्त है। कांग्रेस ने अभी कहा है कि शिलान्यास हमने करवाया, बीजेपी ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, जो कि संविधान के ऊपर ये हमला था और सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया था। तो ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बेवकूफ बना रहे हैं जनता को इनके झांसे में नहीं आना ठीक है। चाहिए। समाजवादी पार्टी सारे समाज को लेके चलने वाली समाजवादी पार्टी है, सारे धर्म को मानने वाली समाजवादी पार्टी है, और जिसको चुनाव आयोग ने रजिस्टर्ड कर दिया है वो चुनाव लड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मोहसिन रजा। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता आदरणीय मोदी जी के साथ, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी की सरकार जिस तरह से सुशासन, कानून और जिस तरह से कल्याण और विकास हुआ है, अपने आप में तीसरी बार भी हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। 27 में आपको टिकट जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। मोहसिन भाई, मैं दुआ करूंगा कि बीजेपी बहुत आपको बहुत टिकट दे। शुक्रिया।